हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता। और क्या आपको पता है कि रशिया ओलंपिक्स में खेलने से बैंड है? हाँ, अगर आप इस साल के टोक्यो ओलंपिक्स में जरा ध्यान से देखोगे तो ये सारे रशियन प्लेयर्स रशिया के झंडे और जर्सी में नहीं बल्कि कोई अलग ही भेष और झंडे के साथ नजर आ रहे हैं। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि 2019 में आईओसी एंड वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने रशिया को पूरे 4 साल के लिए वर्ल्ड स्पोर्ट से बैन कर दिया था, क्योंकि रशिया बार बार लगातार डोपिंग करने के लिए यानी अपने एथलीट्स के परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। इनफैक्ट रशिया के खुद के एंटी डोपिंग एजेंसी के फॉर्मर हेड ग्रिगरी ने द न्यूयॉर्क टाइम्स में सबके सामने ये खुलासा तक किया था कि कैसे 2014 के सोची विंटर ओलंपिक्स में रशियन इंटेलिजेंस एजेंट्स ने मेंटेनेंस वर्कर्स के भेस में एथलीट्स के यूरिन सैंपल्स की अदला बदली की थी। और इसके अलावा भी ऐसे कई सारे ट्रिक्स है जो वो अक्सर आजमाते रहते हैं। लेकिन फिर आखिर कैसे इस बैन के बावजूद आज रशिया अलग नाम और अलग भेष में ही सही पर मेडल पे मेडल जीते जा रहा है? और क्या है उनके डोपिंग करने के अलग अलग ट्रिक्स? वेल, लेट्स फाइंड आउट। लेट्स स्टार्ट विद कि रशिया ऐसा क्या कर रहा था कि उनको सीधा सीधा वर्ल्ड स्पोर्ट से ही बैन कर दिया गया। इसका सिंपल और साधारण सा जवाब है डोपिंग। डोपिंग यानी कि ऐसी कोई दवाइयां या फिर ऐसे कोई ड्रग्स लेना जो एक एथलीट के परफॉर्मेंस को एनहांस ज्यादा बेटर कर देगी। रुको, एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। एग्जांपल नंबर 1, अब कुछ एथलीट्स ऐसे कुछ स्टिमुलेंट्स या फिर ड्रग्स यूज करते हैं जो उनका हार्ट रेट और मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है सो दैट वो भागते समय बिना थके और भी ज्यादा तेजी से भाग पाए। अब एग्जांपल नंबर 2 स्विमर्स का ले लेते हैं। स्विमर्स इरेथ्रोपोएटिन और सिंथेटिक ऑक्सीजन कैरियर्स टाइप का ब्लड डोपिंग यूज करते हैं जो बेसिकली उनके मसल्स के अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन भर देता है, जिससे फिर ऑब्वियसली वो पानी के अंदर ज्यादा देर तक बिना सांस लिए या फिर बिना ऑक्सीजन लिए रह सकते हैं। अब एग्जांपल नंबर 3 आर्चर्स का ले लेते हैं। आर्चर्स बीटा ब्लॉकर्स यूज करते हैं जो उनका फोकस लेवल बढ़ा देता है एंड ऑब्वियसली उनके आर्चरी में हेल्प करता है। और यही ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं उन ड्रग्स के या फिर उन सिंथेटिक केमिकल्स के जो रशिया अपने एथलीट्स को देता है परफॉर्मेंस से पहले यानी ओलंपिक इवेंट से पहले। लेकिन यार एक मिनट, रशिया ये सब कर रहा है, इसका पता दुनिया को कैसे चला? वेल, तो ये कोई रशिया एक बार नहीं करता है बल्कि ऐसे काफी बार ऐसे सारे इंसिडेंट्स दुनिया के सामने आए हैं जहाँ पर रशिया क्लियर कट डोपिंग करते हुए पकड़ा गया है। और इन्हीं इंसिडेंट्स ने रशिया का खुलासा पूरी दुनिया के सामने कर दिया था, जैसे कि खुलासा नंबर 1। रशिया के इस खुलासे की शुरुआत हुई 2014 में जब रशिया की एक 800 मीटर की रनर यूलिया स्टेपनोवा और उसके हस्बैंड विटली जो कि एक रशियन एंटी डोपिंग एजेंसी में काम करते हैं, उन्होंने एक जर्मन डॉक्यूमेंट्री में इस बात का खुलासा किया कि कैसे रशिया सोफिस्टिकेटेड डोपिंग प्रोग्राम चलाती है। उस डॉक्यूमेंट्री में यूलिया बताती है कि कैसे उसके कोच ने उसे ड्रग्स लेने को कहा और जब यूलिया ने उनसे पूछा कि अगर वो जीतती है तो फिर उसके टेस्ट होंगे और उसमें वो नक्की पकड़ी जाएगी, तब उसके कोच ने क्या जवाब दिया? उन्होंने उसे कहा कि तू बिंदास खेल और अगर तेरे यूरिन सैंपल्स लिए जाते हैं तो फिर बस मुझे उनका नंबर बता देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। यूलिया ने सबके सामने इतनी बड़ी बात रखी, लेकिन फिर इसके बाद भी सबने यूलिया के इन स्टेटमेंट्स पर भी सवाल उठाए और इनफैक्ट वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने तो इस बात को बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया समझो, जिसके लिए फिर उनके हस्बैंड ने एक स्पाई कैमरा से ये वीडियो रिकॉर्ड किया जहां पर उनके कोचेस उनके ड्रग्स के वजह से हुए एथलीट्स के परफॉर्मेंस एनहांसमेंट की बड़ाई करते हुए नजर आ रहे थे। एंड इस इंसिडेंट के बाद हुआ खुलासा नंबर 2। 2016 में रशियन एंटी डोपिंग एजेंसी उर्फ रुसाडा के फॉर्मर हेड ग्रिगरी ने द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि रशिया एक बहुत ही प्लान्ड और सोची समझी स्टेट स्पॉन्सर्ड डोपिंग स्कीम चला रहा है। ग्रिगरी ये वही शख्स है जिन्होंने ये भी बताया था कि 2014 की सोची विंटर ओलंपिक्स में रशियन प्लेयर्स के यूरिन सैंपल्स बदले गए थे। उन्होंने ये बताया कि सैंपल्स जहाँ पर स्टोर होते हैं उसके ठीक बाजू वाले रूम में रशियन इंटेलिजेंस एजेंट्स मेंटेनेंस वर्कर्स के बेस में गए और फिर उन्होंने सैंपल्स जहाँ पर स्टोर होते हैं उसके ठीक पीछे वाली दीवार में एक छोटा सा छेद बनाया और वहां से उन्होंने रशियन एथलीट्स के यूरिन सैंपल्स को बदलकर क्लीन सैंपल्स से रिप्लेस कर दिया। एंड गेस व्हाट, जब इस बात की जांच पड़ताल हुई तब जैसे और जिस जगह पे ग्रिगरी ने बताया था ठीक उसी दीवार पे वो छेद पाया गया और फिर जिसके बाद हुआ खुलासा नंबर 3। साल 2018 में वाडा ने रशिया को एक आखिरी मौका दिया खुद पे लगे इन डोपिंग चार्जेस को हटाने का। तो उन्होंने रशिया से मॉस्को लेबोरेटरी में पड़े रशिया के पहले के डेटास मंगवाए। अब मॉस्को लेबोरेटरी वही लेबोरेटरी है जहाँ पे रशियन एथलीट्स के पहले के रिपोर्ट्स और डेटास पड़े थे। सो अगर रशिया ये डेटा वाडा को दे देता तो वाडा सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स को बैन करता जो डोपिंग स्कीम्स में इन्वॉल्व थे और बाकी के प्लेयर्स जो इन्वॉल्व ना हो वो आगे के स्पोर्ट्स में भाग ले सकते थे। बट रशिया यहाँ पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उन्होंने डेटा को मैनिपुलेट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब इतना सब कुछ हो रहा था और रशिया के इतने सारे कांड बाहर आ रहे थे तो फिर उन पे कोई स्टेप्स या फिर एक्शंस लिए गए या नहीं? तो उसका जवाब है यस। ऑब्वियसली इन सारे करतूतों के बाद रशिया के खिलाफ एक्शंस लिए गए, जैसे कि साल 2015 में वाडा ने रशिया एंटी डोपिंग लैब को यूरिन के सैंपल्स की अदला बदली करने के जुर्म में सस्पेंड कर दिया था।
फिर इसके बाद ग्रेगरी के किए गए खुलासे के बाद 2016 के रियो ओलंपिक्स में आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रशिया के 389 मेंबर्स में से 111 एथलीट्स को निकाल दिया था, जिसमें से पूरी की पूरी ट्रैक और पूरी की पूरी फील्ड टीम मौजूद थी, क्योंकि वो सारे के सारे डोपिंग स्कैंडल्स में इन्वॉल्व पाए गए थे। और फिर इसके बाद 2018 के विंटर ओलंपिक्स इन योंगशान साउथ कोरिया के लिए आईओसी ने ये तक सजेस्ट कर दिया कि इन पे कंप्लीट बैन ही कर दिया जाए, पर फिर स्पेशल डिस्पेंसेशन फ्रॉम द इंटरनेशनल फेडरेशंस की वजह से सिर्फ 168 पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेट करने दिया गया, बट कुछ शर्तों के साथ। पहली शर्त ये थी कि रशियन ओलंपिक कमेटी कोई भी ओलंपिक के इवेंट्स को अटेंड नहीं करेगी और वो अपने फ्लैग को भी कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं कर सकती। इनफैक्ट रशियन फ्लैग ऑफिशियली भी ओलंपिक के वेन्यूज में कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं हुए थे। वो अपने फ्लैग के बदले ओलंपिक फ्लैग को ही यूज करेंगे, और तो और अगर वो कोई गेम भी जीतते हैं तो वहाँ पे उनका नेशनल एंथम नहीं बल्कि ओलंपिक एंथम बजेगा। और दूसरी शर्त ये थी कि रशियन एथलीट्स को अपनी खुद की जर्सी नहीं बल्कि एक न्यूट्रल यूनिफॉर्म पहनना होगा जिसपे ओलंपिक एथलीट्स फ्रॉम रशिया प्रिंटेड होगा। बट अब वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, वो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी होती है। रशिया भी कुछ वैसा ही था। इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद भी रशिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और वो इस बार भी डोपिंग के केस में पकड़े गए। और इसीलिए फिर 2019 में क्रेग रेडी, प्रेसिडेंट ऑफ वाडा और आईओसी के कुछ मेंबर्स ने मिलकर रशिया पर पूरे 4 साल का बैन लगा दिया कि वो 4 सालों तक किसी भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाएंगे। यानी कि रशियन टीम्स 4 वर्ल्ड स्पोर्ट्स इवेंट से बाहर है, जो कि है 2021 का समर ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स इन टोक्यो, बीजिंग विंटर ओलंपिक्स एंड 2022 फीफा वर्ल्ड कप। और इन 4 सालों के बाद भी रशिया टीम को तभी ही वापस लाया जाएगा अगर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी कि CAS को रशिया ये प्रूव कर देगा कि उन्होंने डोपिंग को कम्प्लीटली बंद कर दिया है और प्लस वो अपने फाइन्स को भी चुकता कर देंगे। एंड ऑब्वियसली इसके साथ अगर वो वाडा के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए तैयार होते हैं। बट यार अगर रशिया को 2019 में ही बैन कर दिया गया था तो इनके 335 एथलीट्स क्यों अभी भी ओलंपिक्स में कम्पीट कर रहे हैं? वेल इसका रीजन है आईओसी। रशियन कमिटीज ने जब आईओसी से रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने रशिया को ओलंपिक्स में खेलने के लिए हाँ तो बोल दिया, पर कुछ स्ट्रिक्ट शर्तें रखी। पहली शर्त ये थी कि सिर्फ वही प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाएगा जो पहले के किसी भी डोपिंग केसेस या फिर स्कैंडल में इन्वॉल्व नहीं थे। अगर वो इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो उनको वहीं से वापस भेज दिया जाएगा। दूसरी शर्त ये थी कि रशिया अपना ऑफिशियल नाम, झंडा, जर्सी, नेशनल एंथम कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। और तीसरा रूल ये कहता है कि आरओसी जितने भी मेडल्स जीतेंगे वो ऑफिशियली रशियन मेडल कलेक्शंस में काउंट नहीं होंगे। और जब रशियंस ने ये रूल सुने तब उन्होंने इन्हें फॉलो करने के लिए तुरंत हाँ कहे और आज वो ओलंपिक्स में कुछ चेंजेस करके आए। पहली बात ये रशियन ओलंपिक कमेटी यानी कि आरओसी के नाम से ओलंपिक्स में खेल रहे हैं, जहाँ पे माइंड यू इसका फुल फॉर्म भी यूज करना अलाउड नहीं है क्योंकि इसमें रशिया ये वर्ड आ जाता है जो कि बैंड है 4 सालों के लिए। दूसरी चीज, उनको अपने देश के फ्लैग को भी रीडिजाइन करके कुछ ऐसा रूप देना पड़ा जो उनके ऑफिशियल फ्लैग से बिल्कुल भी जैसा नहीं दिखता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो रूल्स के हिसाब से अपना फ्लैग भी ऑफिशियली कहीं पे भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एंड फाइनली नंबर 3, रही बात नेशनल एंथम की, तो जब भी आरओसी का कोई भी एथलीट कोई भी गोल्ड मेडल जीतता है तो बैकग्राउंड में रशिया का राष्ट्रगान नहीं बल्कि योटर शाइकोविस्की का पियानो कॉन्सर्टो नंबर 1 बजाया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या आपको अभी भी सही में लगता है कि इतने सालों के बाद भी, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस के बाद भी, क्या इस बार भी रशिया कोई भी डोपिंग नहीं करेगा? मेरा आपका जो भी आंसर है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू नो। और अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, इसमें जरा सी भी बात लगी, तो इसे जितना हो सके अपने फ्रेंड में शेयर करो। हमेशा की तरह अगर आपको ऐसे ही फन लर्निंग करते रहना है तो मेरे चैनल गेट सेट लर्न को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन भी दबाओ विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना आप लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।